9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पेज के जरिए, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग की। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर गिरावट बढ़ गई है। अब 4 से 5% की गिरावट यहां पर दिख रही है। एमसीएक्स की बात करें तो ये भी 7,950 के आसपास आ चुका है, करीब करीब 5% नीचे है। नवनीत जी, क्या लग रहा है, क्यों गिर रहे हैं भाव इतने? क्या आपको लग रहा है कि आगे और नरमी आएगी? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आया है, वो इक्विटीज़ में अच्छी तेज़ी लाया है। और प्रेशियस मेटल्स हुआ या इंडस्ट्रियल मेटल्स हुआ, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड रैली देखी थी, वहाँ पे कूल ऑफ की पॉसिबिलिटी देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से नेचुरल गैस हुआ, गोल्ड, सिल्वर हुआ, क्रूड हुआ, इन सब में आज नरमी का माहौल बना हुआ है और थोड़ी-सी सेलिंग जो है वो गहरा सकती है। सेल करके ही चलना चाहिए और अगले 1-2 दिनों में करीब-करीब 3 से 5% का फॉल और आपको देखने मिल सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहूँ तो छोटा-मोटा पुलबैक अगर 8,000 8,025 के आस-पास मिले तो बेचना चाहिए। 8100 का आप स्टॉप लगाइए एंड 7875 तक के भी टारगेट देखने मिल सकता है। जो पुल बैक आया तो अब बेच कर ही जाए। 8,000 के ऊपर मौका देखे कि कहां पर बेचने की सलाह है। इनको, नवनीत जी को लग रहा है कि थोड़ी गिरावट और यहां पर गहराएगी। सचिन जी, आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है क्रूड का मार्केट? चार्ट पर क्या संकेत मिल रहे हैं? गुड इवनिंग विश्मोहन जी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मोमेंटम हमने देखा है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से, डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि रिस्कियर एसेट्स में जो है वापस से एक रुझान लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में अभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की जो नजर है वो आने वाली इंटरेस्ट रेट हाइक पर रहेगी, फेड की मीटिंग पर रहेगी, जिसके चलते हमें लगता है कि एक बार क्रूड में जो है स्लाइटली डाउन साइड मोमेंटम्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे में जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 8,000 के बेस्ट लेवल्स रहेंगे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। 8090 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा हायर साइड में। हमें लगता है एक बार 7800 7750 तक के टारगेट्स जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। यहां पर भी दबाव काफी दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो 550 रुपए तक गिर चुका है। चांदी 1,000 रुपए से ऊपर की गिरावट दिखा चुकी है। नवनीत जी, गोल्ड और सिल्वर पर क्या करना चाहिए अभी? पर जैसे मैंने पहले बताया विश्वमोहन जी की थोड़ा-सा दबाव का माहौल बना हुआ है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन थोड़ा-सा क्रिटिकल रह सकते हैं, जहाँ पे दबाव थोड़ा-सा गहरा सकता है। आज टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी 1970 का एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था, उसको ब्रीच करके गोल्ड होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सेलिंग अगले 1-2 दिन थोड़ी-सी रह सकती है, जो कि प्राइसेज़ को करीब 52,100 और इवेंचुअली 51,750 तक भी रह सकती है। ये लेवल पे सेल करिए या थोड़ा-सा उछाले पे सेल करिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 50 टू 700 आपका अपसाइड में स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। सचिन जी, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में ये जो गिरावट दिख रही है, क्या करना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि मौके हैं खरीदने के? कि कौन से ऐसे लेवल है जहां पे खरीदना चाहिए? आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, आज बेचकर ही जाना सही होगा? देखिए सर, नियर टर्म की अगर बात करें आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस की, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर जो है वो डाउन साइड के मोमेंटम्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से हम देखे जाएं तो गोल्ड और सिल्वर के बायर्स जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड के ही हैं। अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव ही नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को बाय करना है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। डाउन साइड में नियर टर्म में जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है वो करीब 51,900 और 51,700 के आसपास के लेवल्स जो है वो गोल्ड टेस्ट कर सकता है। उन लेवल्स पर फर्दर जो है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से डेफिनेटली बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती हैं। और लॉन्ग टर्म में हम वापस से जो है वो 53,000 54,000 के लेवल्स जो है वो देख सकते हैं। नियर टर्म की अगर बात करें लाइक इंट्राडे की आज और 1-2 ट्रेडिंग सेशंस की, तो हमें लगता है कि एक बार शॉर्ट पोजीशंस ही इनिशिएट करके काम करना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। हमें लगता है एक बार 52,400 450 के आसपास अगर गोल्ड के प्राइसेस मिलते हैं तो वो बेस्ट सेल पोजीशंस वहां से बना सकते हैं। डाउन साइड में जो टारगेट हमें लग रहा है वो एक बार 52,100 के आसपास का लग रहा है। हायर साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 52,650 का। ओके, तो ये भी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां निकेल को छोड़कर जितने भी काउंटर्स है वहां पर आज दबाव भी दिख रहा है। कॉपर पर एक सवाल भी है क्रिश का। क्रिश जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। नवनीत जी, ये रेगुलर कॉलर है और कारोबारी है, क्या सलाह देंगे इनको? हेजर है। मुझे लगता है कि कॉपर में थोड़ा-सा दबाव का माहौल बना हुआ है और अगले 1-2 दिन थोड़ा-सा करेक्टिव माहौल रह सकता है।
मेरे हिसाब से उछाले पे बेच के चलने की स्ट्रैटेजी रहेगी और $10,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से $9,800 की भी पॉसिबिलिटी आपको देखने मिल सकती है। तो डोमेस्टिक लेवल पे मुझे लगता है कि 780 788 के आसपास भाव देखने मिल सकते हैं, सेल ऑन रैली करके चलना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है मेटल में आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या सचिन जी आज? जी बिल्कुल सर, हमें लगता है कि एल्यूमिनियम के अंदर जो है प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। हमने लास्ट वीक में भी देखा है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% का डाउनफॉल जो है हाई लेवल से एल्यूमिनियम में देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इवन एल्यूमिनियम के अंदर जो है थोड़ी सी वीकनेस जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है एक बार 275 276 के आसपास के लेवल्स इन केस मिलते हैं तो वहां से शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। 278.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 270 268 तक के एक्सपेक्टेड है। ओके, नीचे की तरफ 268 का लेवल भी आपको एल्युमिनियम में दिख सकता है। ये व्यू है सचिन जी का, यानी सेल करने की सलाह है एल्युमिनियम में। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने के तेल की, जहां पर एक क्राइसिस सा दिख रहा है। जब से रूस और यूक्रेन संकट यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से डिसरप्शन की स्थिति है, क्योंकि जितने भी पोर्ट है यूक्रेन में वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो सनफ्लावर ऑयल की जो सप्लाई बंद हुई है और रूस के जो भी पोर्ट है वो एक दो ही ऑपरेशनल। तो कई तरह की दिक्कतें, एक तो शिपमेंट में इंश्योरेंस की दिक्कतें हैं, दूसरी तरफ कार्गोज नहीं है, तीसरा यूएस की जो पाबंदी है उससे पेमेंट सिस्टम की दिक्कत हो रही है। तो तमाम दिक्कतों के बीच में उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी खाने के तेल की कीमतों पर भी हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट दोराब मिस्त्री साहब है, डायरेक्टर है गोदरेज इंटरनेशनल के और खाने के तेल में इनका बड़ा नाम है और आज हमारे साथ लंदन से सीधे ज्वाइन किया है इन्होंने। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल यही होगा सर, खाने के तेल की सप्लाई को लेकर जिस तरह से चिंता बनी हुई है, ऐसे में जितने भी इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है, कब तक ये राहत इनको मिल पाएगी? विश्व मोहन, मेरा आपसे ग्रीटिंग, आपसे और आपके दर्शकों से। खुश बात यह है कि मार्केट के दाम पीक हो चुके। ये सारी जो समस्याएं आपने बताई, यूक्रेन का मामला, दुनिया में शॉर्टेज का मामला, ये सारी समस्याएं अब मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है और अब पीक हो चुकी है और यहां से कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत हो गई। आपने देखा होगा कि आज पाम में काफी बड़ा घटाव हुआ है, पाम के मार्केट में, और मेरे हिसाब से ये अप डाउन चलेगा, लेकिन इन जनरल भाव थोड़े थोड़े धीमी धीमी सी हल्की सी मंदी आती मुझे नजर आ रही है। और इसका कारण ये है कि मार्केट में काफी फुगावा आ चुका था। ये सारे स्पेक्यूलेटर, ट्रेडर, सब ने सारे फैक्टर के लिए को लेकर एक फुगावा जैसा बना दिया था। और आपको मालूम है कि पाम के दाम 8,000 रिंगिट तक पहुंच गए थे, सनफ्लावर ऑयल के दाम $2,400 एफओबी हो चुके थे। तो अब ये दाम से काफी डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है, काफी डिमांड कम हुई है और लोगों के पास जो स्टॉक था वो स्टॉक धीमे धीमे बाजार में आ रहा है। उसके बावजूद एक और अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान की मस्टर्ड की फसल बहुत ही अच्छी है और मस्टर्ड की जो बोरियां आ रही है बाजार में, कम से कम 12,000, 12 लाख, 13 लाख बोरियां रोज आ रही है। होली के बाद उम्मीद है कि और ज्यादा आएगी, तो उससे थोड़ा इसका दबाव पड़ेगा भाव के ऊपर। सो आमतौर पे मेरा कहना है कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी राहत मिलने वाली है और ये राहत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है पिछले 3-4 दिनों से। ओके, बिल्कुल सर, आपने सरसों की बात शुरू की और सरसों के जिस तरह के उत्पादन के नंबर आ रहे हैं काफ़ी इनकरेजिंग नंबर है और साथ ही लग रहा है कि सरसों के दाम इस बार काफ़ी कम। और एक इंटरव्यू भी मैं आपका सुन रहा था, उसमें आपने ये भी कह दिया कि सोया तेल, पाम तेल से भी दाम सस्ते हो सकते हैं इस बार सरसों के। क्या सर ऐसा है क्या? बिल्कुल, मुझे यकीन है कि सरसों तेल सबसे चीपेस्ट ऑयल इंडिया में थोड़े समय के लिए रहेगा। यानी कि अप्रैल महीने, शायद मई महीने में सरसों का तेल बहुत ही अट्रैक्टिव इंडियन कंज्यूमर के लिए होगा। और मेरा सुझाव है कि इंडियन कंज्यूमर को उस टाइम सरसों का तेल ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्पादन बहुत बड़ी है, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा
और ये अवश्य जरूरी है कि हम डिमांड क्रिएट करें और हमारे सरसों के किसानों को एक तरह का फायदा दे दें। और दोनों का फायदा है, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी इसमें। ओके सर, एक और खबर अर्जेंटीना से आ रही थी कि उन्होंने वीकेंड के दौरान ये किया था कि एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सोयाबीन ऑयल और सोया मील एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स वुड इमीडिएटली बी हॉल्टेड। क्या इसका कुछ असर होगा क्या सोयाबीन की कीमतों पर या सोया ऑयल पर? तो अर्जेंटीना वाले ये करते हैं, ये नाटक करते हैं और ड्यूटी बढ़ाते हैं, फिर कभी कभी जब डिमांड नहीं होता है तो ड्यूटी थोड़ी घटाते हैं। याद रखिए कि ड्यूटी जैसे बढ़ाते हैं वैसे उनकी करेंसी भी गिरती जा रही है, तो ये काफी, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन फर्क ये है कि पाम, जो कि सन ऑयल और सोया ऑयल के करीब आ चुका था और कभी कभी थोड़ा ज्यादा महंगा भी हो चुका था, वो अब वापस सस्ता हो रहा है और अपनी डिमांड को वापस अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके जरिए मेरे ख्याल से सारे दाम पीक हो चुके हैं और अब थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी मंदी आएगी, एकदम मंदी नहीं आएगी। आज से आप 4 या 6 हफ्ता तक ये भाव टिकेंगे, उसके बाद धीमी धीमी मंदी आने वाली है बाजार में। सर, एक पाम तेल पर वापस से एक और सवाल सर। इंडोनेशिया ने जिस तरह से अपने जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहा है कि पहले जो 20% का कैप था जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचना था उसे बढ़ाकर 30% कर दिया। हालांकि ये पॉलिटिकल डिसीजंस थे, तो क्या लग रहा है उसका असर होगा क्या इंटरनेशनल मार्केट में? हालांकि आज काफ़ी गिरावट आई है, इंट्राडे में 10% तक भी दाम गिर गए थे और अब आखिर में 5.5% के आसपास गिरावट दिखी। तो क्या लग रहा है पाम तेल में आगे कैसा मार्केट दिख रहा है आपको? देखिए, ये जो आप बड़े बड़े प्राइस मूवमेंट देखते हैं, ये इनको हम टेक्निकल मूवमेंट कहते हैं कि जो लोग शॉर्ट है, जिन्होंने पहले से माल बेचा है, वो घबरा जाते हैं और माल खरीदना शुरू कर देते हैं। और कई सट्टेबाज है जो कि और दाम बढ़ाना की ट्राई करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इंडोनेशिया का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है और मैंने पब्लिकली पिछले हफ्ते से जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया कि ये डिसीजन गलत है, ये पाम इंडस्ट्री के हित में नहीं है। और इंडोनेशिया की सरकार, जैसे कि हमारी सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, हमारे यहाँ अच्छी तरह से इलेक्शन खत्म हो गए, अब हमारी सरकार पे प्रेशर उतना नहीं है। इंडोनेशिया की सरकार के ऊपर रमजान के महीने का प्रेशर है और शायद आज नहीं, कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं तो मई महीने में तो जरूर ये DMO 30 जो इन लोगों ने लगाया है उसको चेंज करना पड़ेगा और डोमेस्टिक मार्केट को 20% पे टिकाना रखा पड़ेगा, नहीं तो इंडोनेशिया में स्टॉक बढ़ जाने वाली है। और अगर दाम इस तरह ऊंचे रहे तो डिमांड डिस्ट्रक्शन भी होगी। आप देखिए हिंदुस्तान की पाम की खरीदी कितनी घट गई है। अब तो ठीक है, इनका नसीब है कि सनफ्लावर नहीं आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा पाम हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान की खुद की उत्पादन, मस्टर्ड की उत्पादन और सोयाबीन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए मार्च के महीने में 4.5 लाख टन सोया ऑयल हिंदुस्तान शिप होने वाला है। साउथ अमेरिका से ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे मिलके 4.5 लाख टन सोया ऑयल शिप होने वाला है। तो इससे हमारी लोकल मार्केट में सप्लाई रहेगी और हमारे कंज्यूमर को ज्यादा इसके लिए तकलीफ नहीं होगी और उनको बुझाना नहीं चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर है और आपने साफ भी कह दिया कि धीरे धीरे यहाँ पर अब मंदी आनी शुरू हो जाएगी। सर, लेकिन गिरावट अगर रमजान के बाद या मई जून तक का अगर आंकलन लगाएं, अनुमान लगाएं, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं? परसेंटेज टर्म में एक बॉलपार्क फिगर देना चाहेंगे, कितनी गिरावट यहाँ से आ सकती है अगले 3 महीने में? सर, मेरा अनुमान है कि पैक्ड बॉटल लीटर के हिसाब से जो आज करीब 200 रुपया हो गई, 180 रुपया हो गई, वो 150 रुपया हो जाएगी तमाम तेलों के लिए। यानी काफी अच्छी खासी गिरावट यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया दोराब मिस्त्री साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को खुश किया आपने कि आपको भी उम्मीद है कि आने वाले समय में खाने के दाम सस्ते होंगे और अच्छी खासी गिरावट आएगी और धीरे धीरे इन लेवल्स पे उस तरह की डिमांड नहीं रह पाएगी और उसका असर होगा, डिमांड नहीं रहने पर भाव ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होंगे। शुक्रिया सर। विश्व मोहन, मैं आपको याद दिलाता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले क्या सब बोले थे? अच्छे दिन।
तो ये अच्छे दिन हमारे तिलहन के व्यापार के लिए आने वाले हैं। थैंक सर यू। आखिरी में एक और सवाल आपसे सर, होली का हफ्ता है, आप हमारे दर्शकों को होली की विशेष देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद ईटी नाउ कभी कभी देख लेता हूं और इकोनॉमिक टाइम्स तो मैं रोज पढ़ता हूं। और मेरी शुभकामनाएं और होली मुबारक आप सबको। शुक्रिया सर, आपके शब्दों के लिए और आपका प्यार है सर, जो हमें इतना ये कर रहे हैं सर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों से को पूरा आउटलुक खाने के तेल के मार्केट का बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नवनीत दमानी जी और सचिन गुप्ता भी बने हुए हैं और उनसे अब बात कर लेते हैं, कुछ दर्शकों का सवाल ले लेते हुए। कई सारे दर्शक लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं। अगले कॉलर हैं हर्ष पटेल हैं अहमदाबाद से। ये एग्री मार्केट पर ही कुछ राय जानना चाह रहे हैं, कैस्टर और जीरे का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सचिन गुप्ता जी क्या सलाह देंगे इनको कैस्टर और जीरे पर? हाँ सर, सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। तो जीरे के देखिए फंडामेंटल्स थोड़े से जो है वो अभी भी बुलिश साइड में ही इंडिकेट कर रहे हैं। ऑल्दो अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखिए तो हमने एक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है। 19,300 19,400 का बॉटम लगाने के बाद प्राइसेस जो है अच्छी खासा एक पुल बैक लोअर लेवल से दिखाया है। एट प्रेजेंट जो है वो प्राइसेस कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं 21,200 और 20,700 के आसपास में। हमें लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में जैसे ही प्राइस सेटल होते हैं 21,000 के ऊपर, हमें वापस से एक तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हायर साइड टारगेट जो है वो इमीडिएट टारगेट 21,500 और 21,800 का रहेगा। वहीं डाउन साइड में अगर एक स्टॉप लॉस लेके चलने की बात करें तो करीब 20,600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो 21,000 के लेवल्स के आसपास में बाय पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 20,600 के स्टॉप लॉस के साथ में हायर साइड 21,500 और 21,800 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये व्यू है कैस्टर और जीरे को लेकर। अगले दर्शक हैं सुभाष सक्सेना है नोएडा से। ये जानना चाह रहे थे कि सिल्वर ईटीएफ में निवेश क्या ज़्यादा बेहतर होगा गोल्ड ईटीएफ के मुकाबले, और इन्होंने ये भी कहा है कि सिल्वर ईटीएफ के आने से एक दिक्कतें खत्म हो गई। जब वो हाजिर में सिल्वर लेते थे तो रखरखाव का झंझट था, सिक्योरिटी की दिक्कत थी, वो दिक्कत अब खत्म हो गई। तो सिल्वर ईटीएफ पर नवनीत जी इनको क्या सलाह देंगे? क्या सही समय है सिल्वर ईटीएफ लेने का? मुझे लगता है कि सिल्वर ईटीएफ जो है उसमें अच्छी खासी हमको बढ़त देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। और काफी दिनों से ईटीएफ की डिमांड थी और जो कि फिलहाल आई है बाजार के अंदर, ईटीएफ लॉन्च हो चुका है। आईसीआईसीआई का एक सिल्वर ईटीएफ ऑलरेडी अप एंड रनिंग है जिसमें काफी अच्छा निवेश देख रहे हैं हम लोगों की तरफ से। सिल्वर में करेक्शन आया है करीब 74,000 जाके नीचे अभी 70,000 के आसपास प्राइसेस आए और मेरे हिसाब से 500-700 रुपए का और करेक्शन आ सकता है अगले 1-2 दिनों में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी वो मीडियम टर्म की अवधि से सिल्वर बाय करने के लिए। आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से सिल्वर वापस 74-75,000 और करीब 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव में देखें तो 80,000 के ऊपर के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से 15% की अपसाइड के लिए आप डिप पे सिल्वर बाय कर सकते हैं। तो ये व्यू है सिल्वर ईटीएफ को लेकर सुभाष सक्सेना जी के लिए। पवन है हिसार से, ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं और अप्रैल कॉटन केक का टारगेट भी जानना चाह रहे हैं। पहले ग्वार सीड पर बताइए सचिन इनको क्या करना चाहिए, और फिर कॉटन केक का अप्रैल वादा का इनको टारगेट भी बता दीजिए। जी बिल्कुल सर, पहले ग्वार सीड की अगर बात करें तो ग्वार सीड में जो है वो वापस से एक तेजी का रुझान लौटता हुआ नजर आया है। ऑलरेडी अगर डोमेस्टिक लेवल पे बात करें फंडामेंटल फैक्टर्स की तो जो ओवरऑल लाइक प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी कम है। अगर हम बात करें कैरी ओवर स्टॉक्स की तो वो भी कम है, जिसके चलते हमने एक अच्छा सपोर्ट जो है वो ग्वार सीड में बनता हुआ देखा है। ऑल्दो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो प्राइसेस के अंदर जो है एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। करीब 1 से 1.5% की तेजी हमने यहाँ पे देखी है। हमें लगता है ये रैली अभी और अपसाइड में कंटिन्यू होनी चाहिए। बाइंग लेवल्स जो है करीब 6230 6250 के आसपास के रहेंगे, उन लेवल से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 6150 6150 का रहेगा और हायर साइड हमें लगता है एक बार वापस से 6400 6450 तक के टारगेट जो है वो ग्वार सीट में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अगले दर्शक है दानिश है बेंगलुरु से। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लेट लेने का सही समय है, अगर ले तो टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? नवनीत जी। नहीं, मेरे हिसाब से सही समय नहीं है कोई भी बेस मेटल में एंटर करने के लिए। अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल छाया हुआ है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में और थोड़ा सा दूर रही है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से। अच्छी वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं। जब तक ये निकल का मामला पूरी तरह से नहीं चल जाता और थोड़ा सा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट जो आया है बाजार में तब तक नहीं थोड़ी कूल ऑफ होती, तब तक पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में 2 से 5% के बीच की नरमी और देखने मिल सकती है। तो थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये भी। अगले दर्शक प्रशांत है महाराष्ट्र से, मेज का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मेज फ्यूचर रेट टिल अप्रैल तक का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सचिन जी, मेज आप ट्रैक करते हैं क्या?
सर माफी चाहूंगा इसके लिए, मेज ट्रैक हम लोग नहीं करते हैं। चलिए मेज पे हम आगे बात आपको करेंगे प्रशांत पाटिल जी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ महेश हैं, ये जानना चाह रहे हैं हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे थे। सचिन जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए इनको? इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं तो हमें लगता है कि सैलॉन रैलीज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए, और जैसे कि हमने रिकमेंड किया भी है 52 400 450 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 52 650 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना होगा। डाउन साइड में 52,100 52,000 तक के टारगेट जो है वो इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये है। अब राकेश जी का सवाल ले लेते हैं। राकेश जी जानना चाह रहे हैं कि कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉटन का आउटलुक आपका क्या है सचिन? कॉटन का आउटलुक ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है, और हमें लगता है कि अपवर्ड मोमेंटम्स यहाँ पर जो है कॉटन में अभी और कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। और हायर साइड में अगर टारगेट की हम बात करें तो कॉटन सीड के अंदर जो है टारगेट जो है बेसिकली, जस्ट अ मिनट सर, जी जी, कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो करीब करीब हमें लगता है कि 3250 और 3300 के इमीडिएट टारगेट जो है वो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कॉटन एमसीएक्स कॉटन का टारगेट क्या है सर? ये एमसीएक्स कॉटन का टारगेट क्या देख रहे हैं सचिन आप? सचिन जी, ये एमसीएक्स कॉटन का भी टारगेट जानना चाह रहे हैं। शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, लेकिन चलिए उससे पहले एक सिल्वर पर एक सवाल ले लेते हैं। रंजन है चंदौसी से, संबल से इन्होंने सवाल भेजे हैं। इनके पास सिल्वर ब्रिक्स है, हाजिर में खरीद रखा है इन्होंने। ये जानना चाह रहे हैं नवनीत जी की चांदी के भाव कब बढ़ेंगे और कब तक इनको होल्ड करना चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न मिल सके। विश्वमोहन जी, जैसे मैंने पिछले 2-3 मिनट पहले भी बताया कि मेरे हिसाब से चांदी एक बहुत अच्छा विकल्प है निवेश करने के लिए, और इन्होंने सही टाइम पे सिल्वर बाहर ले रखे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड से ज्यादा या इनफैक्ट गोल्ड से दुगने रिटर्न चांदी आने वाले इस वर्ष में आपको दे सकते हैं। तो 68,000 70,000 एक अच्छा एक्यूमुलेटिंग जोन रहेगा सिल्वर के लिए, और मीडियम टर्म की अवधि से मुझे लगता है 80-82 हजार तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। आप इंटैक्ट रखिए अपनी पोजीशन, और 1 से 2 साल में आपको करीब 15 से 20% के ऊपर के रिटर्न चांदी में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो चांदी को लेकर ये भी। चलिए अब नेचुरल गैस की आज बात कर लेते हैं। यहाँ भी आज काफ़ी गिरावट है, 4% नीचे कारोबार कर रहा है, 350 रुपए के आसपास। ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? नवनीत जी, काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, कुछ ट्रेड बन रहा है क्या यहाँ पर? वेल, नेचुरल गैस पिछले पूरे हफ्ते हमको दिखा है कि एक तेजी के रुख के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा था। बट फिलहाल मेरे हिसाब से एक सेलिंग माहौल नेचुरल गैस में बनता हुआ नजर आ रहा है। आज जैसे पूरा एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आया है सारे एमसीएक्स कमोडिटीज में, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर क्रूड सब में करेक्शन आ रहा है। 355 के नीचे जब तक नेचुरल गैस है तब तक दबाव रह सकता है, और आने वाले दिनों में हमको 342 और 334 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 355 के स्टॉप लॉस से आप सेल की रणनीति बना सकते हैं नेचुरल गैस। ओके, करुणेश है हरिद्वार से, एल्युमिनियम का टारगेट जानना चाह रहे हैं। एल्युमिनियम में किस तरफ ट्रेड करना चाहिए आज नवनीत जी? पिछले 3-4 दिनों में हमको बहुत जबरदस्त दबाव देखने मिला एल्यूमिनियम में, और करीब करीब 15% का करेक्शन आ गया ऊपर के भाव से। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नरमी और रह सकता है, और यहाँ से 2% का करेक्शन आपको और देखने मिल सकता है बिफोर एनी स्टेबिलिटी। तो 275 के आसपास मेरा सेल करने का स्ट्रेटेजी रहेगा। 278 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 271 268 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, निचले लेवल के सपोर्ट के आसपास आ सके तो 2% की गिरावट पे नेचुरल गैस कहीं ना कहीं संभलता हुआ नजर आएगा। चलिए अब एक और आखिरी सवाल है साकेत का, दिल्ली से। जिंक इन्होंने खरीद रखा है 316 पे, क्या सही ट्रेड है क्या? इनको क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और किस तरफ क्या टारगेट रखना चाहिए? हालांकि अभी नुकसान हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन में फंसे हुए साकेत जी, क्या करें अब नवनीत जी? वेल, विश्वमोहन जी, जिंक पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आउट करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से शाम के समय में फिर से एक बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि प्राइसेस को 15-16 तक ला सकता है। ओवरऑल सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट बहुत ज्यादा नरमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिंक में काफी अच्छी स्टेबिलिटी है और काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। 310-11 तक मैक्सिमम डाउनसाइड है, वहां से पोजीशन रिवर्स की जा सकती है। यानी 310 से 11 तक मैक्सिमम डाउनसाइड है, वहां से रिवर्स दिख सकता है। और नवनीत जी, एक और सवाल, क्या इनके भाव के ऊपर आ सकता है क्या 316 के ऊपर, ताकि ये अपना वहां निकलने का मौका मिल जाए इन्हें?
लगता है कि आज शाम के सेशन में 315-16 के आसपास आपको एक बार मिल सकता है निकलने के लिए। एक आध रुपए का इधर-उधर नहीं देखना चाहिए। अगर एग्जिट करने का मन बना लिया तो 15-16 की रेंज में जहां पर भी मिले एग्जिट कर लेना चाहिए। अपने बाइंग लेवल के आसपास कोशिश करें निकल जाए। ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, ऐसे माहौल में जहां किसी भी तरफ के बड़े स्विंग देखने को मिल सकते हैं, तो कोशिश करें कि अभी कम ट्रेड करें। अपने रिस्क को कम करना, पैसे बचाना भी जरूरी है ऐसे माहौल में। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन जी आपका, आपने अपना वक्त दिया और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए।